मैं इससे ज्यादा सख्त सवाल पूछा करती थी, इससे ज्यादा जवाबदेही मांगा करती थी नरेंद्र मोदी सरकार से पहले। बाहर जेल के बारे में बात हो चुकी है कि लगता नहीं है कि अब यहाँ कोई जेल से डरता है। इन्होंने हमारे दिल से जेल का, जुल्म का, मैं कहूँगी मौत का, ये सारा खौफ निकाल दिया। जहाँ जहाँ नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा, दर्द होगा, वहाँ वहाँ मेरी बेटी मौजूद होगी। वो यही चाहते हैं कि लगातार हमें डराकर हमारी आवाजें बंद कर सकें। हम में से ही कुछ लोग, इनमें से ज्यादातर लोगों से मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ, इनके अच्छे कामों पर रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए कि जब वो लोग जेल में हैं तो वो हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और पुलिस एक्शन लेगी। मुझे पता है कि पुलिस, ये पूरी जो सरकारी मशीनरी है, ये किसके लिए काम कर रही है। मैं इससे ज्यादा खौफजदा हूँ कि अभी ये ट्विटर पे वायरल हो रही है, अब जाके मैं ये डिटेल्स पुलिस को भी सौंप दूँ कि देखिए ये मेरे परिवार का हिस्सा है। किसी भी जेल की दीवारें इतनी ऊंची ना हो कि मेरी और हमारे जो लोग यहाँ मौजूद हैं और इतने लोग यहाँ पर हैं, उनकी आवाज, हम सबकी आवाज उन लोगों तक ना पहुंचे जो जेल में इस वक्त बंद है। जब मैं यहाँ रास्ते में आ रही थी तो गाड़ी खराब हो गई, बहुत जगह पानी भरा हुआ था और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पहुँच पाऊंगी, लेकिन लगा कि अगर आखिर के 5-10 मिनट भी पहुँच जाऊँ, सिर्फ एक तस्वीर में भी सिर्फ ये गिना दूँ कि मैं भी हूँ शामिल, तो शायद ये काफ़ी होगा आज के लिए। और इसीलिए रास्ते में आधे लौट के भी मैं वापस आ गई। इसकी एक वजह है, मैं क्यों आई वापस, क्यों मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम लिखा जाए, मैं क्यों चाहती हूँ कि मुझे भी गिना जाए। इसलिए क्योंकि मैं कर्जदार हूँ, मैं कर्जदार हूँ इन तमाम लोगों की जिनकी यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, उनके परिवारों की, उनके रिश्तेदारों की, उनकी उन चाहतों की जिनको वो गले नहीं लगा सकते, उनके वो सपने जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते। और मैं समझती हूँ उस बात को अच्छे तरीके से कि जब वो अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आज़ादी की हिफाजत करने के लिए वो लोग जेल में मौजूद हैं, या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो जेल में मौजूद हैं, तो वो मेरी भी आज़ादी और मेरे भी अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। तो इस कर्ज को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उतारने आई हूँ, ये बताने आई हूँ उन सब परिवारों को जो भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं साथ में उम्मीद ये भी मैं करती हूँ कि किसी भी जेल की दीवारें इतनी ऊंची ना हो कि मेरी और हमारे जो लोग यहाँ मौजूद हैं और इतने लोग यहाँ पर हैं, उनकी आवाज़, हम सबकी आवाज़ उन लोगों तक ना पहुँचे जो जेल में इस वक्त बंद है। मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे लगा कि 10-20-40 लोग बैठे होंगे, और वो भी नेहा की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हम लोग बहादुर नहीं हैं। मैं ये भी समझती हूँ, पूरी तरीके से ठीक कह रही हैं कि ये और मैं, मतलब कम से कम अपने लिए तो हम कह ही सकते हैं कि हम वही पत्रकारिता कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। मैं आपको ये विश्वास के साथ बता सकती हूँ कि मैं इससे ज्यादा सख्त सवाल पूछा करती थी, इससे ज्यादा जवाबदेही मांगा करती थी नरेंद्र मोदी सरकार से पहले। और ये काम मैं तब भी किया करती थी जबकि एक तथाकथित सरकारी चैनल राज्यसभा टीवी में मैं काम किया करती थी, विच इज ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तब भी मैं ज्यादा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री से पूछा करती थी और उस वक्त की सरकार से जितना मैं आज पूछ रही हूँ। लेकिन हर वक्त का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोग देखे जा रहे हैं इस तरफ या उस तरफ, हर व्यक्ति अपने लिए जो यहाँ आया है वो एक कीमत चुका के आ रहा है। उसे पता है कि एक तरह का खतरा इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो लोग जो यहाँ बोल रहे हैं या वो लोग जो यहाँ सुन रहे हैं, उन सबको खतरा है एक तरह का, छोटा खतरा, बड़ा खतरा, एक जाना अनजाना सा खतरा। यहाँ इतनी बार जेल के बारे में बात हो चुकी है कि लगता नहीं है कि अब यहाँ कोई जेल से डरता है। यहाँ हर स्पीकर ने जेल के बारे में बात की। मेरे ऑफिस में बाकायदा मैं अपने कॉलीग्स के साथ ये बात कर चुकी हूँ कि जो इमरजेंसी बैग हमें तैयार करना है जेल के लिए, उसमें क्या क्या चीजें रखी जाए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात, जो इन लोगों ने, ये तमाम जो तस्वीरें लगी हुई हैं, इन्होंने हमारे दिल से जेल का, जुल्म का, मैं कहूँगी मौत का, ये सारा खौफ निकाल दिया। और जिस तरीके से खौफ इन्फेक्शियस होता है, उसका संक्रमण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है। जब 10 लोग नहीं बोलते तो 20 नहीं बोलते, फिर 100 नहीं बोलते, फिर 1000 नहीं बोलते, लाख नहीं बोलते, 140
करोड़ लोग भी खामोश हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बोलता है तो जो बहादुरी है वो भी इन्फेक्शियस होती है। करेज इज ऑल्सो इन्फेक्शियस। यहाँ पे जब 2 लोग बैठे हैं तो 10 बैठे हैं और यहाँ सुनने वाले 100 भी बैठे हुए हैं। तो इसको हमें बरकरार ये रखना है कि खौफ का इन्फेक्शन नहीं बल्कि करेज का, बहादुरी का, उसका इन्फेक्शन फैलाना है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता रहे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि लगातार हमें डराकर हमारी आवाजें बंद कर सकें। हम में से ही कुछ लोग, इनमें से ज्यादातर लोगों से मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ, इनके अच्छे कामों पर रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, इनको एक इंस्पिरेशन की तरह। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया वो करने के लिए जो मैं आज कर रही हूँ। तो इनमें से बहुत सारे लोग मेरे टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया, सिखाया। बंदों कह रही थी, बिल्कुल ठीक बात है उनकी, कि अभी तक मुझे कभी कल परसों भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फोन आया कि आपके साथ ट्रोलिंग होती है तो आपको कैसा लगता है। मैंने कहा ट्रोलिंग इज सो 2019 in 2020 trolling is something that I don't even care for। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही मेरे परिवार में से ही एक माइनर की तस्वीर, उसका वीडियो वायरल किया गया ट्विटर पर। यानी मैं अपने ऊपर तो सह लेती हूँ जो भी कुछ ये कहते हैं, ग्राफिक डिटेल्स में भेजते हैं कि क्या क्या मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, लेकिन मेरे परिवार में एक माइनर की तस्वीर नहीं, उसका वीडियो वायरल किया गया अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। ये क्राइम है, इट इज अ क्राइम कि माइनर की तस्वीर। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी और पुलिस एक्शन लेगी। मुझे पता है कि पुलिस, ये पूरी जो सरकारी मशीनरी है, ये किसके लिए काम कर रही है। मैं इससे ज्यादा खौफजदा हूँ कि अभी ये ट्विटर पे वायरल हो रही है, अब जाके मैं ये डिटेल्स पुलिस को भी सौंप दूँ कि देखिए ये मेरे परिवार का हिस्सा है, देखिए इसका ये नाम है, इसकी ये उम्र है, ये इस जगह पढ़ती है या पढ़ता है। और इसलिए आप लोगों के सामने भी नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन जो उसकी कीमत है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सहना कभी कभी ऐसा लगता है कि when I think I've been able to develop a thick skin, they go even lower, they go deeper, they go beyond me, even उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जो मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं जिन्हें चाहती हूँ, जो मेरे बहुत नजदीक है। जिन लोग यहाँ पर हैं उनके परिवार वालों को मैं 1-2 बातें बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी कि यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं, इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपने और आपके परिवार के लोगों ने, उमर खालिद सैफी, इतने सारे नाम मेरे लिए लेना भी बहुत मुश्किल है। इन तमाम लोगों से कितना इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं भी पिछले महीने उड़ीसा गई थी, वहाँ कंधमाल जो राइट्स विक्टिम्स हैं उनके परिवार आए हुए थे। 12-13 साल गुजर चुके हैं, वो लोग अभी भी इंसाफ की आस में आए हुए थे। आप यकीन जानिए, आप में से हर एक का, ज्यादातर का नाम लेकर वो उड़ीसा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए कि जब वो लोग जेल में हैं तो वो हमारी लड़ाई भी लड़ें। तो जहां जहां जुल्म है, जहां जहां, मुझे नताशा नरवाल के पिता की याद आ रही थी, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी और उनकी मौत से कुछ दिन पहले मेरी उनसे फोन पे भी एक लंबी बातचीत हुई। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही और मुझे, जब मैं उड़ीसा में थी तो मुझे ये इस बात का अंदाजा हुआ कि कितनी सच्ची बात है। उन्होंने कहा कि जहां जहां नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा, दर्द होगा, वहां वहां मेरी बेटी मौजूद होगी।